नमस्कार। परख के आज के अंक में हम एंटोनियो ग्राम्सी के बारे में चर्चा की शुरुआत करेंगे और हमारा यह लक्ष्य होगा कि आने वाले 3 से 4 एपिसोड के भीतर हम एंटोनियो ग्राम्सी के जीवन और उनके द्वारा प्रस्तुत कुछ प्रमुख अवधारणाओं के बारे में आपके साथ चर्चा करें। मैं यह भी प्रयास करूंगा कि आपके पास सिर्फ एंटोनियो ग्राम्सी के जीवन की ही जानकारी ना हो, बल्कि कॉन्सेप्चुअल लेवल पे अवधारणा के स्तर पर आपको इस बात की जानकारी हो कि ग्राम्सी के लेखन में जो प्रमुख राजनीतिक अवधारणाएं उभर कर सामने आती हैं, उन्हें हम किस प्रकार देख सकते हैं, उनकी हम समझ किस प्रकार से विकसित कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर ग्राम्सी के लेखन में हमें हेजेमनी की अवधारणा मिलती है, पैसिव रिवॉल्यूशन की अवधारणा मिलती है और ऐसी ही कुछ अन्य प्रमुख बातें सामने आती हैं। तो मेरी यह कोशिश होगी कि मैं आप लोगों के सामने उसकी एक समझ बहुत ही साधारण और सरल भाषा में रख पाऊँ। यह एक ऐसी श्रृंखला है जिसमें हम अलग अलग कई चिंतकों के बारे में बात करेंगे। वे चिंतक भारतीय भी हो सकते हैं और वे चिंतक पश्चिमी भी हो सकते हैं। अगर हम एंटोनियो ग्राम्सी के बारे में बात करें तो मुझे ये उम्मीद है विशेष रूप से कि आप में से अधिकांश लोग ग्राम्सी के नाम से परिचित होंगे, खासतौर पे वो लोग जिनकी पृष्ठभूमि राजनीति सिद्धांत या राजनीति विज्ञान से जुड़ी हुई है। एंटोनियो ग्राम्सी एक मार्क्सवादी विचारक माने जाते हैं और विशेष रूप से उन्होंने जो हेजिमनी या वर्चस्व की संकल्पना प्रस्तुत की, उसे बहुत ही एक सम्मानजनक स्थान मिला हुआ है राजनीतिक सिद्धांत के क्षेत्र में, इस बात की व्याख्या करने के लिए कि किसी समाज में जो स्थिति है, उस समाज के भीतर जो अलग अलग तरीके के विचार हैं, उन्हें हम किस तरीके से समझें। तो हेजिमनी के विचार को इस लिहाज से काफ़ी महत्वपूर्ण माना जाता है। लेकिन जो एंटोनियो ग्राम्सी थे वो सिर्फ एक राजनीतिक सिद्धांतकार नहीं थे, बल्कि वे एक राजनीतिक कार्यकर्ता थे सबसे पहले, और उसके बाद धीरे धीरे उन्होंने अपने लेखन के माध्यम से एक स्थान भी स्थापित किया अपना इटली के भीतर, और बाद में जब वो जेल में रहे तो उन्होंने विस्तार से जो मार्क्सवादी सिद्धांत है उससे जुड़े कई महत्वपूर्ण पहलुओं पर अपना लेखन किया। इनका जन्म सार्डिनिया इटली में हुआ था 1891 में, और इनके जन्म के समय ही कुछ समय बाद जब ये 4 वर्ष के हुए, इन्हें एक दुर्घटना का सामना करना पड़ा, जिसके कारण से इनके पीठ पर एक तरह का कुबड़ हो गया। बचपन में इन्हें कई बार इसके कारण से उपहास का सामना करना पड़ा। बाद में ये 1910 और 11 के आसपास ट्यूरिन चले आए। ट्यूरिन में इन्होंने अपनी उच्च शिक्षा की शुरुआत की। बचपन में कुछ समय तक इनकी शिक्षा बाधित भी हुई, क्योंकि पिता के जेल चले जाने के कारण इन्हें खुद इस चिंता से जूझना पड़ा था कि परिवार को किस तरीके से चलाया जाए। हालांकि बाद में वो अपनी शिक्षा को आगे बढ़ा पाए। इसके बाद जब ये इटली के एक बड़े औद्योगिक शहर ट्यूरिन में आते हैं, तो यहाँ पर इनका जुड़ाव वहाँ इटली की सोशलिस्ट पार्टी से होता है, पार्टिटो सोशलिस्टो इटालियानो, यानी कि PSI। और इसके सदस्य के रूप में न सिर्फ ये अपना लेखन आरंभ करते हैं, बल्कि इन्होंने जो अलग अलग फैक्ट्रियां थीं वहाँ पर एक फैक्ट्री काउंसिल आंदोलन को भी बढ़ावा दिया। ये जो एक पूरा यूनियनिज्म की जो पूरी अवधारणा थी कारखानों के भीतर, ग्राम्सी की शुरुआत से ही इसके प्रति एक नकारात्मक सोच थी। ग्राम्सी ये मानते थे कि जो यूनियन होते हैं वहाँ पर जो मजदूर होते हैं वो बहुत अपने संकुचित हितों के बारे में सोचते हैं। उनकी मुख्य चिंता यही रहती है कि किस तरीके से उनके वेतन, उनके भत्तों में थोड़ी बहुत वृद्धि हो जाए। लेकिन ज़रूरत इस बात की है कि ये मजदूर अपनी संकुचित सोच से आगे बढ़ें और जो देश और समाज के जो बड़े व्यापक मुद्दे हैं उनके बारे में भी अपनी स्पष्ट राय रखें। और इसीलिए प्रथम विश्व युद्ध के बाद के दौर में इटली, विशेष रूप से ट्यूरिन के कल कारखानों में एक फैक्ट्री काउंसिल के गठन की जब पहल हुई, तो उसमें ग्राम्सी ने बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इस फैक्ट्री काउंसिल की पूरी अवधारणा यह थी कि अधिकांश कारखानों में से कुछ प्रतिनिधि चुने जाते थे, और वो सब जो सारे कारखानों के प्रतिनिधि हो गए एक जगह आ गए, तो वो एक फैक्ट्री काउंसिल के रूप में हुआ, जिससे कि अलग अलग कारखानों के बारे में एक साझा रणनीति बनाने में मदद मिली। और बाद में
1921 के आसपास जब इसका एक आंदोलन जोर पकड़ने लगा, तो पीएसआई यानी कि जो समाजवादी या सोशलिस्ट पार्टी थी इटली की, जिससे ग्रामसी जुड़े हुए थे, उसने इसे समर्थन देने से मना कर दिया। 1921 के इसी दौर में ग्रामसी इस पार्टी से अलग हुए और जो एक नई पार्टी स्थापित हो रही थी उसकी स्थापना में, जो कि जो कम्युनिस्ट पार्टी थी इटली की थी, वो थी जिसे पार्टीटो कम्युनिस्टो इटालियानो के नाम से इटालियन भाषा में जाना गया, यानी कि कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इटली। अब उसके संस्थापक सदस्यों में ग्रामसी भी जुड़ गए और ग्रामसी की जो पूरी सोच थी उसमें और रैडिकल तत्व जुड़ते चले गए। लेकिन अगर हम इटली के इतिहास को देखें तो यही वह समय था जबकि इटली में मुसोलिनी का शासन आरंभ हुआ, और मुसोलिनी के इस शासन के आरंभ के बाद एक तरीके से जो विरोधी तत्व थे उनके दमन की प्रवृत्ति बढ़ी। 1924 में मुसोलिनी को जब एक बार फिर से सत्ता में आने का मौका मिला, तो उसके बाद मुसोलिनी ने धीरे धीरे करके अपने सारे विरोधियों का दमन करना आरंभ कर दिया। और 1926 वह वर्ष था जहां पर एक भाषण देने के आरोप में ग्रामसी पर मुकदमा चलाया गया और फिर उन्हें 20 वर्षों की सजा दे दी गई, जिसके कारण से उन्हें जेल में जाना पड़ा और एक लंबी अवधि तक जेल में रहना पड़ा। इसके पहले कम्युनिस्ट पार्टी के सदस्य के रूप में ग्रामसी ने कम्युनिस्ट इंटरनेशनल में भी भागीदारी की थी। कम्युनिस्ट इंटरनेशनल दुनिया के विभिन्न देशों के कम्युनिस्ट संगठनों का एक अंतर्राष्ट्रीय मंच था, जहां पर विभिन्न देशों के जो राजनीतिक कार्यकर्ता थे, जो कम्युनिस्ट राजनीतिक कार्यकर्ता थे, वो मिलते थे और वो मिलकर विभिन्न भागों में जो कम्युनिस्ट आंदोलन की स्थिति थी उसके आगे की रणनीति क्या होनी चाहिए, इसके बारे में चर्चा करते थे। तो इसमें भी ग्रामसी ने हिस्सेदारी रखी अपनी। लेकिन जब वो एक बार जेल में चले गए तो वो अपनी पूरी जिंदगी उस जेल से बाहर नहीं निकल पाए और 1937 तक जब उनकी मृत्यु हुई, यानी कि 1937 तक वो जेल में ही रहे। जेल में उन्होंने कई सारे विषयों पर चिंतन किया, जिसमें एक बड़ा विषय यही था कि आखिर जिस तरीके से कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंगल्स के लेखन में एक समझ विकसित की गई थी कि एक क्रांति हो सकती है उन देशों में, उन समाजों में जहां पर एक तरीके की औद्योगिक प्रगति हो चुकी है, जहां पर दो वर्गों का उदय हो चुका है, एक श्रमिक वर्ग और दूसरा पूंजीपति वर्ग। लेकिन बहुत सारे जो पश्चिमी यूरोपीय देश थे वहां पर ऐसा नहीं हुआ। इसके कारण से ये जो एक प्रश्न था कि आखिर ऐसा क्यों नहीं हुआ, यह एक इससे जूझते हुए ग्रामसी ने अपना लेखन किया। लेकिन इसके साथ ही उन्होंने कई अन्य प्रश्नों पर भी विचार किया और अपने जेल में रहने के दौरान उन्होंने कुल 29 नोटबुक्स भर दिए। कुछ उन्होंने बाहर के लोगों को चिट्ठियां भी लिखी जो कि बाद में पुस्तक के रूप में प्रकाशित हुई। लेकिन ये जो 29 नोटबुक्स थे, इन 29 नोटबुक्स में वो एक पुस्तक के रूप में अपने विचारों को नहीं लिखते हैं, बल्कि किसी दिन उन्होंने किसी विषय पर लिखा, किसी दूसरे दिन किसी दूसरे विषय पर लिखा, तो एक बेतरतीब या बिखरे हुए ढंग से यह पुस्तक लिखी गई। और यह पुस्तक द्वितीय विश्व युद्ध के बाद इटालियन भाषा में प्रकाशित हुई, जिसमें कि ग्रामसी ने अपने विचारों को व्यक्त किया था। और 1970 के दशक के बाद यह फिर अंग्रेजी में भी उपलब्ध होने लगी, जिसके बाद दुनिया भर के बुद्धिजीवी ग्रामसी के विचारों से परिचित हुए। लेकिन ग्रामसी के जीवन की जो अद्भुत बात थी वह यह थी कि उन्होंने हर कदम पर अपने चिंतन के दायरे का विस्तार किया, और जब वो सबसे निराशाजनक स्थिति में पहुंचे तब भी वे लगातार लेखन करते रहे। जब मुसोलिनी ने उन्हें जेल में डाल दिया, जब जर्मनी में नाजीवाद का उदय हुआ, जब सोवियत यूनियन भी एक कम्युनिस्ट राज्य के रूप में बहुत आदर्श रूप प्रस्तुत नहीं कर रहा था, और जब उन्हें अपने जेल से निकलने की कोई उम्मीद नहीं दिख रही थी, तब भी वे कई सारे प्रश्नों से जूझते रहे। उन्होंने कई सारे प्रश्नों का जवाब देने की कोशिश की। ग्रामसी के लेखन में हम दो पहलुओं पर जरूर एक हम स्पष्टता रखने की कोशिश करें। पहली बात तो यह है कि ग्रामसी किसी भी तरीके के पॉजिटिविज्म के खिलाफ थे। पॉजिटिविज्म से तात्पर्य यह है कि अपने आप में एक जो ज्ञान है, जो सामने है, उसे ही परम सत्य मान लेना। इसके बजाय वे ह्यूमन एजेंसी को बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान देते थे।
पॉजिटिविज्म में लगातार तथ्यों को एकत्रित करने पर ही जोर दिया जाता है और उसे अपने आप में साध्य मान लिया जाता है। लेकिन इससे आगे बढ़ते हुए एक मार्क्सवादी चिंतक के रूप में उन्होंने प्रैक्सिस की अवधारणा पर जोर दिया, जिसका अर्थ है कि लगातार व्यवहार करते हुए, कार्य करते हुए स्थितियों को बदलने की प्रवृत्ति या स्थितियों को बदलने की क्षमता की स्वीकारोक्ति, यानी कि मनुष्य प्रैक्सिस के माध्यम से जो मौजूदा स्थिति है समाज की उसमें बदलाव कर सकता है। उसका स्थान सिर्फ एक मूकदर्शक के रूप में नहीं है। यह जो एक तत्व है मार्क्सवाद का, इसे ग्राम्सी ने काफ़ी गहरे तौर पर अपनाया। आगे के एपिसोड्स में मैं आपको यह बताने की कोशिश करूंगा कि किस तरीके से ग्राम्सी के लेखन में अलग अलग तरीके के विचार सामने आते हैं, उन विचारों को अवधारणा के स्तर पर हम कैसे देख सकते हैं और कुछ हद तक हम ग्राम्सी के लेखन की सीमाओं को भी समझने का प्रयास करेंगे। अगले अंक में मैं इन पहलुओं पर वापस आऊँगा। तब तक के लिए मैं इस अंक से विदा चाहता हूँ। नमस्कार।